अरे क्या बात डोरेलाल, तुम ऐसे खामोश चबूतरे पर क्यों बैठे हो? क्या हुआ भाई? अरे भाई साहब, ये मत ही पूछो। मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं। भाई ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है, पाला भी बहुत तेज़ी से पड़ने लगा है, जिसकी वजह से मेरे खेत में खड़ी सरसों की फसल बुरी तरह बर्बाद हो रही है। एक भी छिया सुरक्षित नहीं है। अब तो लागत भी वापस आना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे ही 10 दिन और पाला पड़े तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, एक दाना भी नहीं मिलेगा। ओह हाँ भाई, ये तो समस्या है, लेकिन ये समस्या सिर्फ तुम्हारे खेत में तो नहीं है, पूरे इलाके की यही समस्या है। फिर वही क्या करें? अरे भाई, समस्या मुझे ही ज़्यादा है, क्योंकि मेरी फसल बहुत बाद में बोई थी, वही अधिक बर्बाद हो रही है इस पाले में। मेरी फसल अभी फूल में ही है, इसलिए वो नष्ट हो रही है। अरे भाई, अब इसमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब फसलें तो लाभ हानि पर होती ही हैं, कभी घाटा होगा तो कभी मुनाफा होगा, ये तो सब चलता ही रहता है। अब ये तो सभी किसानों के साथ चलता रहता है। हाँ भाई, ये तो बात सही है, लेकिन अब क्या किया जाए? अभी तो ईश्वर ही जाने, जितना देंगे उतना देंगे, उतने में संतुष्ट रहें, और फिर क्या बता सकते हैं। अच्छा तुम बताओ, कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या करते हो? अरे भाई, मैं भी बस धर्मचंद के यहाँ ही काम करता हूँ, समझो नौकरी करता हूँ। बस 250 रुपये दिहाड़ी दे देते हैं, उसी से घर का खर्च चल जाता है। फिर क्या किया जाए? अरे क्या बता रहे हो, 250 रुपये की दिहाड़ी? दिहाड़ी तो 350 से 400 रुपये तक की चल रही है खुला, और तुमसे 250 रुपये में ही वे काम कराते हैं, क्यों? अरे वो इसलिए कि लगातार उनके यहाँ सालों साल काम मिलता रहता है, इसलिए बोले हैं कि मैं 250 रुपये दूंगा और हमेशा मेरे यहाँ काम करो। चलिए कोई बात नहीं, जैसे जितने में तय किया है उतने ही तो देंगे। फिर कुछ दिनों बाद भीषण पाले की ठंड में डोरेलाल की पूरी फसल खराब हो जाती है। तो डोरेलाल और उसकी पत्नी गायत्री दोनों खेत पर जाकर फसल देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। गायत्री, हमारी ये 2 बीघे की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, ऐसे में हम अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे? हमने जितनी मेहनत की वो भी बर्बाद, और जो भी पैसा लगाया वो भी बर्बाद, पूरी फसल खराब हो गई है प्रकृति के इस कहर में। हाँ जी, ये तो है, लेकिन आप परेशान मत हो, ये फसल है, इसमें लाभ हानि तो होती रहती है। इस बार नुकसान हुआ है तो अगली बार लाभ होगा। तो डोरेलाल और गायत्री दोनों दुखी बैठे बातें करते होते हैं। तभी वहाँ पर एक दीनदयाल नाम का एक आदमी आता है। क्या हाल है डोरेलाल, क्यों ऐसे सिर झुकाए दुखी बैठे हो? ओहो, अब समझा मैं भी ना, बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ, समझ नहीं पाया। आपकी तो सरसों की फसल खराब हो गई है, इसीलिए शांत बैठे हो। क्यों भैया, दवाई वगैरह नहीं स्प्रे किए थे क्या? लगता है इसीलिए तुम्हारी फसल खराब हो गई, मेहनत नहीं किया है। अरे भाई, मेहनत तो बहुत किया, लेकिन यह फसल स्प्रे के बगैर ख़राब नहीं हुई है। ये फसल तो पाले के कारण ख़राब हुई है, क्योंकि मेरी यह फसल बहुत देर की थी, इसीलिए। अरे फसल क्या तुम्हारे ही खेत में पाले से ख़राब हुई है? मेरे खेत में तो सरसों की फसल बहुत अच्छी खड़ी है, एक छिया भी ख़राब नहीं हुई है, और तुम्हारे खेत में तो एक छिया ठीक नहीं है। अरे जब मेहनत ही नहीं करोगे तो फसल कहाँ से पैदा हो जाएगी? ठीक है भाई, हमारी फसल तो ख़राब हुई है, इसे तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा, ना कोई इसकी भरपाई कर देगा। अगर कोई करेगा तो सिर्फ ईश्वर ही करेगा। लेकिन आप इस तरह बोलकर हमारा दिमाग मत ख़राब करो, जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। मेहनत तुमने नहीं की, खेत में अब फसल अच्छी नहीं हुई तो दोष प्रकृति को दे रहे हो, और बोल रहा है कि नुकसान की भरपाई कोई और करे।
फिर अनाप शनाप कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। देखा गायत्री, कैसे लोग हैं। हम गरीबों का नुकसान होता है तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये लोग कितना हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। जी आप अब इन लोगों की बातों पर मत जाओ और फसल को देखकर दुखी मत हो। जो कुछ 10-15 किलो लाही हो जाएगी उसी से गुजारा कर लेंगे। अब घर चलो। हाँ तुम सही कहती हो गायत्री, परेशान होने से इस समस्या का कोई हल नहीं है। चलो, अब तो सिर्फ मजदूरी का ही सहारा है, वही करते हैं। फिर वे दोनों घर चले जाते हैं। फिर डोरेलाल दूसरे खेतों में मजदूरी करने लगता है और फिर पैसे कमाने लगता है। फिर कुछ पैसे कमा के डोरेलाल बचा लेता है। देखो गायत्री, सरसों तो कुछ भी नहीं बची है। 4-7 किलो पूरे खेत में होगी तो इतनी सरसों को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि सरसों जोतकर पहले ही मैं गन्ने की फसल लगा दूं। वही सही रहेगा। गन्ने का बीज खरीदने भर और उसकी जुताई करने भर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसे भी तो होना चाहिए। अरे मैंने कहा ना, इसकी तुम चिंता मत करो। पैसे जो मैंने बचा कर रखे हैं उन्हीं से मैं गन्ना खरीद लूँगा बीज के लिए और खुद ही पूरा खेत जोत कर बो दूँगा। ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा। फिर डोरेलाल करमचंद के पास से गन्ने का बीज खरीदता है और अपने खेत में बो देता है। फिर 2 महीने बाद डोरेलाल के खेत में अच्छी गन्ने की फसल जमने पर लहलहाने लगती है। देखो भाई, मेरी सरसों की फसल तो पाले से नष्ट हो गई थी, लेकिन गन्ने की फसल तो मेरी लग रहा है पूरे इलाके की गन्नों की फसलों से बहुत अच्छी है। हाँ काका, मुझे भी लगता है आपके भी 4 चांद लगने वाले हैं इस गन्ने की फसल से। आपकी ये गन्ने की फसल पूरे इलाके के टॉप पर है। फिर 1 साल बाद डोरेलाल की गन्ने की फसल इलाके की सबसे टॉप की फसल तैयार हो जाती है। फिर डोरेलाल की अच्छी फसल देखकर डोरेलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। देखा जी, मैंने कहा था ना, फसलों में लाभ हानि ये तो होती ही रहती है। पिछली बार सरसों की फसल से तो हमें पूरे 3 बीघे में बहुत हानि हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन अब गन्ने की फसल देखो कितनी अच्छी खड़ी है। हमारे इस गन्ने से कितने ही लोगों में जलन होने लगी है और कितने ही लोगों ने बीज के लिए गन्ने की मांग की है और खरीदने की मांग की है। हाँ तुम बिल्कुल सही कहती हो, परिस्थितियों के अनुसार हमें घबराना नहीं चाहिए, समय का इंतज़ार करना चाहिए। ये सब हमारी कड़ी मेहनत और ईश्वर की कृपा से ही ऐसी नामी फसल पैदा हुई है। फिर अगले दिन दीनदयाल नाम का वही आदमी डोरेलाल की गन्ने की फसल के पास से गुजरते हुए देख डोरेलाल की जबरदस्त गन्ने की फसल देखकर रुक जाता है। अरे दीनदयाल भाई, इधर देखो, ये डोरेलाल का ही तो खेत है ना। फसल देखो भाई, गन्ने की कितनी भयंकर खड़ी है। ऐसी फसल तो मैंने आज तक ना इसके खेत में कभी देखी है और ना ही आसपास के खेतों में। यहाँ तक कि ऐसी फसल तो हमारे खेत में भी नहीं है। हाँ बिरजू, तू सही कह रहा है, ऐसा गन्ना तो मेरे खेत में भी नहीं है। भाई इस बार तो डोरेलाल की किस्मत चमक उठी है। पिछली बार तो डोरेलाल सरसों की फसल में डूब गया था, लेकिन इस बार तो उठ गया है। अरे बेटा, ये किस्मत नहीं, डोरेलाल की मेहनत का फल है बेटा। डोरेलाल ने इस बार अपने ही हाथों से इस खेत में बहुत मेहनत की है, इसलिए नतीजा यह है कि इतनी अच्छी फसल तैयार हो गई है। हाँ काका, वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो डोरेलाल ने पहले भी की थी और इस बार भी की है। पिछली बार तो प्रकृति के कहर से ही डोरेलाल की फसल बर्बाद हुई थी। फिर उधर गरमलाल सेठ डोरेलाल के घर जाते हैं।
डोरेलाल, मैं तुम्हारी पूरे 3 बीघे की गन्ने की फसल खड़ी ही खरीदना चाहता हूँ। बताओ बेचोगे क्या? पूरी फसल? ठीक है सेठ जी, बेच दूंगा। कितने रुपए दोगे? देखो मैं 3 बीघे के मैं आपको 70,000 रुपये दे सकता हूँ। इसमें आपको कोई घाटा नहीं होगा। सोच लो, कोई घाटा नहीं होगा तुम्हारा। देना तो दे दो। सेठ जी 75,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये और बढ़ा लो और ले लो फसल। इससे कम में मैं नहीं बेच पाऊँगा सेठ जी, मैंने अपने खेत में बहुत मेहनत की है। ठीक है, 5,000 रुपये में बढ़ा रहा हूँ, 75,000 रुपये में कर रहा हूँ। ठीक है डोरेलाल, तुम अभी चलो मेरे घर, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ और कल से मैं गन्ना काट लूँगा। ठीक है सेठ जी, चलो आप, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर डोरेलाल गरमलाल सेठ के घर जाता है और गरमलाल सेठ डोरेलाल को 75,000 रुपये देता है। फिर डोरेलाल पैसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय ज़रूर दो।